आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से बार बार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके लग रहे हैं। कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये और क्या वजह है इसकी, जानेंगे आज के शो में। ये है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आप ऐसा करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। बहरहाल पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में लगातार भूकंप आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। शुक्रवार को यानी 3 नवंबर को और फिर 6 नवंबर को इस क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जबकि नेपाल में भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी। पिछली बार 5 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल के जाजरकोट में शुक्रवार की रात जो भूकंप आया वो 6.4 तीव्रता वाला भूकंप था और एक बार फिर से इसने विश्लेषकों का ध्यान पश्चिमी नेपाल में सालों से मौजूद बड़े भूकंप के खतरे की ओर खींचा है। ऐसी स्टडीज़ हैं जिसके मुताबिक पश्चिमी नेपाल की सतह के नीचे पिछले 500 सालों से भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये शक्ति इतनी अधिक है कि इससे रिक्टर स्केल पर 8 या उससे भी अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। शुक्रवार की रात जब 11:47 पर नेपाल में ये भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट के रमीडांडा में था, उसके बाद दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी नेपाल के जिलों में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इसकी खबरें आ रही हैं। जानकार कहते हैं कि जिस इलाके में 500 साल पहले भीषण भूकंप आया हो, उस इलाके में 8 या उससे ज़्यादा तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा होता है। और आप नज़र डालें तो आपको समझ आएगा कि पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी नेपाल में भूकंप आने की संख्या बढ़ी है, जिसके झटके हमें उत्तर भारत तक और दिल्ली एनसीआर तक महसूस होते हैं। हिमालय के इलाके में रोज़ाना छोटे और कभी कभी मध्यम भूकंप आने से पता चलता है कि इस इलाके में भूकंपीय खतरा मौजूद है। अब सवाल है कि भारत में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। हमारी धरती प्लेटों से बनी हुई है और विश्व भर में 7 बड़े और 105 छोटे प्लेट्स हैं। अभी तक के अध्ययन के मुताबिक इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन्हीं के ऊपर हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, झीलें हैं, पहाड़, नदियां सब उसी पर हैं। इनमें मूवमेंट होता रहता है और इन्हीं मूवमेंट की वजह से भूकंप आते हैं। असल में ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं या आपस में रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से भूकंप आता है। भूकंप धरती के नीचे केंद्र या नाभि से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट के अंदर एक जगह होती है और इसको कहते हैं फोकस। फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है ठीक 90 डिग्री पर, उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। जब भूकंप आता है तो उसकी वेव्स उस बिंदु से सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलने लगती हैं और उसी की वजह से तबाही आती है। असल में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से आज से कई करोड़ साल पहले टकराई थी और इसकी वजह से पैदा हुआ हमारा हिमालय। ये दुनिया का सबसे नया मोड़दार पहाड़ है। आज भी पृथ्वी की सतह के नीचे की भारतीय प्लेट हर साल 2 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय दरारें पैदा हो रही हैं। और विशेषज्ञ कहते हैं कि पृथ्वी की इन प्लेटों की गति के कारण नेपाल में हर साल भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। इसकी वजह से बार बार छोटे और मध्यम दर्जे के भूकंप आ रहे हैं। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस इलाके में बड़ा भूकंप आने का खतरा मौजूद है, इसका मतलब है कि हम बड़े भूकंप के जोखिम में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक भूकंपीय ताकत जमा होगी। जितने समय तक बड़ा भूकंप नहीं आएगा उतना ही उसके आने की आशंका ज़्यादा होगी। हिमालय के इलाके में रोज़ाना रिक्टर स्केल पर 2 से अधिक तीव्रता के लगभग 10 भूकंप आते हैं, लेकिन जो भूकंप बड़ी त्रासदी छोड़ कर गए हैं उनमें 2015 आपको याद होगा जब गोरखा के बारपाक में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और इसकी याद जो है आज भी लोगों के दिलों में सिरहन पैदा करती है। इस भूकंप में 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन खतरा यह है कि बीते 500 सालों में देहरादून से 800 किलोमीटर पूर्व के दायरे में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। कोशी से लेकर सिक्किम, दार्जिलिंग तक 1300 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हिमालय में वो जगह जहां उस साल बहुत भूकंप नहीं आता, वो जगह बहुत खतरनाक हो जाती है। कहा जाता है कि सन 1255 में 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र पूर्वी नेपाल था। माना जाता है कि राजा अभय मल्ल की मृत्यु उसी भूकंप में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस भूकंप ने नेपाल का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में जमा हुई भूकंपीय शक्ति की वजह से
साल 1505 में नेपाल में आए भीषण भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा अब बन रहा है, तैयार हो रहा है। साल 1505 के भूकंप की गंभीरता को मापने का ऐसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन दिनों हिमालय के इलाकों में आबादी काफ़ी कम थी, फिर भी काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन भूकंप के बाद बने गड्ढों जो दरार हैं, उसको जब वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि ज़मीन 20 मीटर तक नीचे खिसक गई थी। और इसका विश्लेषण करते हुए कहा जाता है कि उस वक्त 8.5 से लेकर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। और इसी भूकंप से दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर लहासा तक, जो तिब्बत में है, वहाँ तक नुकसान हुआ था। सन 1505 के उस भूकंप के बाद सबसे ज़्यादा भयावह भूकंप 1934 के भूकंप को माना जाता है। नेपाल के चैनपुर में उसका केंद्र था। काठमांडू से लेकर बिहार तक भारी तबाही हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। और वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के उस इलाके में जहां पर 500 साल से खतरनाक भूकंपीय ताकत जमा हो रही है, वहां 6, 5 और 4 तीव्रता वाले भूकंप का आना एक महासागर में से कुछ बूंदें निकालने जैसा होगा। उसकी ताकत कम नहीं होगी और जमा हो रही इस ताकत से लगातार एक बड़े खतरे की ओर जो है संकेत मिल रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि आखिर ये रिक्टर स्केल क्या होता है जिससे भूकंप मापा जाता है। आप इतना समझिए कि एक रिक्टर स्केल का अंतर ताकत में 32 गुना का अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 तीव्रता वाला भूकंप आया है और उसके बाद 6 तीव्रता का भूकंप आया है, तो दोनों में 32 गुना से अधिक शक्ति का अंतर होगा। जो 6 स्केल वाला है वो 5 से 32 गुना ज़्यादा होगा, जबकि 5 रिक्टर स्केल की तुलना में 7 रिक्टर स्केल में ये 1000 गुना अधिक शक्ति उत्सर्जित होगी, उतनी ज़्यादा शक्ति निकलेगी। सवाल है कि क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं? इसका जवाब है नहीं रोक सकते हैं। और 2023 के नवंबर महीने तक हमारी साइंस की जितनी ताकत है उसके लिहाज से तो कतई नहीं रोक सकते हैं। तो आखिर बचाव क्या है? हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हाल के वर्षों में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणालियां लोगों को आपदा से बचाने में मदद कर रही हैं। जब पृथ्वी की सतह के नीचे भूकंपीय लहरें दिखाई देती हैं तो शेक अलर्ट जैसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां तत्काल चेतावनी जारी कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूकंप के दौरान सबसे पहले बहुत तेज पी तरंग दिखाई देती है और उसके बाद धीमी एस तरंग दिखाई देती है। नुकसान एस तरंगों से होता है। फिर लहरें ज़मीन की सतह पर पहुंचती हैं। सेंसर तुरंत पी तरंगों का पता लगाते हैं और उस डेटा को शेक अलर्ट के सिस्टम तक पहुंचाते हैं। ये भूकंप के स्थान और संभावित ताकत का पता लगाकर तुरंत सूचनाएं जारी करने के काम आ सकता है और इससे काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप से कमज़ोर इमारतों के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। भूकंप में 90% से ज़्यादा लोगों की मौत हमारी बनाई हुई इमारतों के ढहने से होता है। जब तक हम संरचनाओं को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। भूकंप की पहले की चेतावनियां, शायद उसमें हमें विज्ञान को थोड़ी और तरक्की करनी होगी, लेकिन अपने स्तर पर जो सुरक्षा के उपाय हैं, जैसे कि इमारतें मजबूत बनाना, सरियों के साथ बनाना और भूकंप से के संभावित इलाकों में खुदाई या जैसे पहाड़ों पर सड़कें चौड़ी करना या बनाना, इन कामों से अगर हम बचेंगे तो भूकंप से बच पाएंगे। आप सुरक्षित रहें और भूकंप के बारे में जानकारी लेते रहें, क्योंकि जैसा हमने बताया कि इस इलाके में जो फॉल्ट लाइंस हैं और जो भूकंपीय घटनाएं हो रही हैं उससे नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा है। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय पर, नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।